नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Today inshallah we have to start a new chapter and that is chapter number 9. इससे पहले हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, देन चैप्टर 6 और कल चैप्टर 7 भी डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस। चैप्टर 1 था अकाउंटिंग नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, चैप्टर 2 था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर 6 था डबल एंट्री एंड लेजर अकाउंटिंग, चैप्टर 7 था ट्रायल बैलेंस। उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिखी हुई है आगे, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह उस वक्त डिस्कस होंगी। तो अब यहाँ पे जो चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और एग्जाम में इसका सवाल एमटीक्यूज में भी आता है, यानी मल्टीटास्किंग क्वेश्चंस, और एमसीक्यूज में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है और नो डाउट आज का लेक्चर इंशाल्लाह कल का लेक्चर आने वाले वीक के में भी 2 लेक्चर शायद इस पे फर्दर मुझे आपसे डिस्कस करना पड़े। लेंदी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा है, इंटरेस्टिंग है। अब आपकी अकाउंटिंग जो है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल बैलेंस के बाद इस पोजीशन पे आ जाते हैं कि हम किसी भी तरफ जा सकते हैं। मतलब मैं चाहता कोई और चैप्टर भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन कंपैरेटिवली ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी ज्यादा है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे रियल लाइफ चीजें आपको इसमें इंशाल्लाह नजर आएंगी। दूसरी बात, इस चैप्टर में कंपैरेटिवली दूसरे चैप्टर के मुकाबले में थोड़ा सा ये इजी है और मेरी कोशिश होती है थोड़े आसान आसान चैप्टर पहले कवर करवाऊं, तो ताकि एकदम मुश्किल चैप्टर पे जाऊं तो आपको फिर प्रॉब्लम ना हो, आप यूज टू हो जाएं, स्पेशली नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स। दूसरी बात ये है, इस चैप्टर में अभी मैंने दो दफा आपसे कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस एग्जाम में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आते हैं प्लस एमटीक्यूज भी आ जाता है। ठीक है, टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, और मैं बार बार कह रहा हूं, अगेन आई रिपीट, जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे वो प्रैक्टिस पे फोकस करें। खासतौर पे कल सैटरडे है, कल के बाद 4 दिन आपको छुट्टी मिलती है। संडे चलें आप रेस्ट करें, मसला नहीं है, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोगों ने जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ये बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे ना, आगे हर टॉपिक में आपको आसानी होगी, वरना हर टॉपिक आपको प्रॉब्लम करेगा। कुछ मैंने क्वेश्चन दिए, कुछ सवाल आप चाहें तो किसी भी मतलब है कि बुक से, आईसीएमई की बुक है, अगर आप कहेंगे तो मैं वो भी फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, वहां से प्रैक्टिस कर लें। फ्रैंकफुट की बुक है मेरे पास, वो फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर में कोई भी आपका भाई बहन कजन रिलेटिव या कोई जानने वाला फर्स्ट ईयर कॉमर्स पढ़ चुका हो, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बुक से प्रैक्टिस कर लें। ये टॉपिक बहुत कॉमन है वहां पे, जर्नल वाला, तो आप लोग प्रैक्टिस नॉन कॉमर्स लाजमी करें ताकि उनको आगे प्रॉब्लम ना हो। टेंजिबल नॉन करंट एसेट, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। इस चैप्टर के नाम पे 3 बातें आपको नजर आ रही है। नंबर 1 टेंजिबल, नंबर 2 नॉन करंट, नंबर 3 एसेट। एंड आई नो कि ये बात ऑलरेडी वी हैव डिस्कस जब हमने चैप्टर 2 पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उस वक्त मैंने एसेट को जब डिफाइन किया था तो मैंने कहा था एसेट को 2 हिस्सों में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, करंट और नॉन करंट। फिर नॉन करंट को भी 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो वहां मैंने ये बताया भी था कि हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है टेंजिबल नॉन करंट एसेट, और इसका अगला जो चैप्टर है ना सिलेबस का, चैप्टर 10, वो है इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट और इससे रिलेटेड जो चीजें हमें डिस्कस करनी है वो इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ये जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये बेसिकली अगर मैं एक जनरल वर्ड यूज करूं जो कि कॉमर्स वालों के लिए बड़ा कॉमन वर्ड है, डेप्रिसिएशन। ये बेसिकली डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। अब नॉन कॉमर्स वाले शायद थोड़ा सा परेशान हो कि सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा
तो ये जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं, अब इसके और क्या क्या ऑल्टरनेट नाम हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ आईएएस का। एक टॉपिक, एक आईएएस है जिसका नाम है पीपीई, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली ये आईएएस 16 कहलाता है। अब ये आईएएस क्या होता है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये डिफरेंट चैप्टर्स लिखे गए और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए भी है आईएएस 16। इसका जो चैप्टर नंबर है, रेफरेंस जो है वो आईएएस 16 है। अब ये पीपीई मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसकी एक लॉजिक है। असल में जो पीपीई की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन कुछ ये है कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट, ये जो पीपी है ना, इसी को कहा जाता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट, जो कि आपके पास हो और आपके पास हो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो हेल्प फॉर यूज इन प्रोडक्शन हो, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, या रेंटल टू अदर्स हो, या एडमिन पर्पस हो। ये जो आपके टेंजिबल नॉन करंट एसेट होते हैं, अब जैसे देयर आर सो मेनी टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स इन दिस क्लासरूम। स्प्लिट, क्या ये रिसोर्स है, एसेट है? क्या ये टेंजिबल है? इसको हम देख सकते हैं, नजर आ रहा है आपको? क्या इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट भी है। यानी इस चैप्टर में सिर्फ हम उन रिसोर्सेज को फोकस करेंगे जो एट द सेम टाइम 3 in 1 हो, यानी वो आपके लिए एसिड भी हो, एसिड होने के साथ साथ नॉन करंट भी हो, यानी उनके बेनिफिट 1 साल से। और नंबर 3, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसको आप फिजिकली देख सकते हो। कहाँ रह गए थे? तो आज देर से खुली, फिर जल्दी जल्दी निकले, पुलिस वाले कोने भी खड़े थे। ओके, अच्छा, अब बात यह है कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आईएएस 16। कुछ चीजें मैं बोर्ड पे लिखूंगा और पहले आपने उनको देखना है, फिर मैं उनको 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा और फिर बताऊंगा कि ये क्या कॉन्सेप्ट है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक पीपीई किसको कहा जाता है। अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। पीछे नजर आ रहा है आप लोग? ओके, पीपीई की डेफिनेशन होती है टेंजिबल नॉन, मैं मुख्तसर बता रहा हूँ, वैसे तो इसकी डेफिनेशन काफी डिटेल है, लेकिन इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसको टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट हैं, चाहे अब वो, मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें क्या है? 3 in 1 एसेट भी है। इन सब की लाइफ 1 साल से, और इन सबको फिजिकली हम, वेरी गुड, 3 in 1। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन है टेंजिबल नॉन करंट एसेट। वैसे इसकी डेफिनेशन में और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है, मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देता हूं। कहते हैं कि टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। या तो आप उसको कहां यूज करते हैं, आप किसी कंपनी में चले जाए, वहां प्रोडक्शन हाउस होता है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, तो क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं? तो क्या वो एसेट है? क्या उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है? क्या फिजिकली हम उनको देख सकते हैं? यूज इन प्रोडक्शन। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बड़ी बड़ी कंपनी अपनी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए मोटर व्हीकल यूज करती है। आप घर से यहाँ आते हैं, यहाँ से घर जाते हैं, ड्यूरिंग आप अक्सर देखते होंगे पेप्सी की गाड़ी जा रही है, उस पर प्रिंट हुआ होता है पेप्सी। आप देखते हैं किसी कंपनी की गाड़ी जा रही है, वो क्या कर रही होती है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो उसकी गाड़ी जा रही है, मोटर व्हीकल, क्या वो एसेट है?
क्या उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है? क्या फिजिकल नजर आ रही है आपको? पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टेंजिबल नॉन करंट एसेट दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर 3, रेंटल टू अदर्स। समटाइम आप गाड़ियां रेंट पे दे रहे होते, आप जनरेटर रेंट पे दे रहे होते, बहुत सारी इक्विपमेंट्स जो एसेट्स हैं आपके और जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखते हैं, आप उनको रेंट आउट कर देते हैं, तो वो भी आपके वन ऑफ द रीजन नॉन करंट एसेट, रेंटेड टू अदर्स। और फॉर एडमिन पर्पसेस, अब ये इस क्लासरूम में ये सारे एडमिन पर्पसेस में एसेट यूज किए जा रहे हैं। ये सारे एसेट जो आपको नजर आ रहे हैं इस क्लासरूम में, फर्नीचर आपको नजर आ रहा है, कंप्यूटर आपको नजर आ रहा है, लैपटॉप आपको नजर आ रहा है, ये स्प्लिट आपको नजर आ रहा है, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये मल्टीमीडिया आपको नजर आ रहा है। दिस ऑल आर एसेट प्लस नॉन करंट प्लस टेंजिबल। अब ये जो चीजें हैं ये एडमिन पर्पस में यूज हो रही है। तो टेंजिबल नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू IAS 16, व्हाट इज IAS 16? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, जिसका नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब ये जो पीपी है ना, ये कॉमन वर्ड है। अब बड़ी बड़ी कंपनीज जो है जब अपनी एनुअल रिपोर्ट बनाती है तो उनके पास क्या 1 या 2 एसेट होते हैं? हजारों हो सकते हैं। मतलब उनके पता नहीं पूरे पाकिस्तान में कितनी ब्रांचेस हैं, और पूरे पाकिस्तान, अब आप PSO की मिसाल ले लो, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एक मिसाल लेता हूं, कितने ज्यादा पेट्रोल पंप्स हैं सिर्फ कराची में। इवन सम टाइम तो मैं देखता हूं एक ही रोड पे, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस पे, सम टाइम अगर आप थोड़ा सा ये आयशा मंदिर से नॉर्थ की तरफ जाए, आमने सामने 2 PSO के पंप एक ही रोड पे, जाने वाले रोड पे आने वाले रोड पे, बिल्कुल आमने सामने अपोजिट साइड पे। तो कितने पेट्रोल पंप, कितनी मशीनें लगी हैं, कितने नॉन करंट एसेट, और ये पंप इनके अपने हैं तो ये भी इनके एसेट्स हैं। अब आप मुझे बताएं, जब ये एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे और इन सारे एसेट को अगर अलग अलग डिफाइन करने लग गए तो कितने सारे पेज भर जाएंगे। तो वहां पे एनुअल रिपोर्ट में जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो बैलेंस शीट पे सिर्फ एक नाम लिखा जाता है और वो नाम होता है प्यारा नाम PPE। नाउ व्हाट इज PPE? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब चाहे आपके पास लैंड हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, मशीन हो, मोटर व्हीकल हो, दिस ऑल आर, इनका सिंगल वर्ड क्या नाम है? हाँ, अब जैसे मैं देखता हूँ इस क्लास में शाहनवाज भी बैठे हुए हैं, आकिब भी बैठे हुए हैं, अरीब बैठे हुए हैं, आयशा इज देयर, मतलब आप सबके नाम अलग अलग है। लेकिन मैं जब आपको मैसेज करता हूँ मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कॉमनली क्या है? स्टूडेंट्स। टीचर आपको तस्कीन फातिमा भी पढ़ा रही है, आपको सर सबाब भी पढ़ा रहे हैं, गुलाम मुस्तफा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम फैकल्टीज कॉमन एक नाम। तो बड़ी बड़ी कंपनी, दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी बैलेंस शीट बनाती है ना, और ये मैंडेटरी हर साल बनती है, चाहे PSO, नेस्ले हो, यूनिलीवर हो, स्टेट बैंक हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बैलेंस शीट पे अपने सारे एसेट सिर्फ एक नाम से दिखाती है। क्या नाम लिखती है? और जब बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा ना मैं आपको, और जो रूल्स है बैलेंस शीट बनाने के, एनुअल रिपोर्ट का पार्ट होता है बैलेंस शीट, उसमें सबसे पहले एसेट आते हैं, और एसेट में सबसे पहले नॉन करंट एसेट आते हैं, बाद में करंट एसेट। तो जो बीकॉम में आप लोग पढ़ के आते हैं ना, या ICOM में, वो गलत आपको पढ़ाया जाता है कि करंट एसेट पहले आते हैं, कैश पहले आता है, ये सब रिवर्स है, कैश सबसे आखिर में आता है। तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट आते हैं। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट अभी आप कहेंगे, मैं आपके सामने डाउनलोड करके आपको दिखा सकता हूँ, किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, उसकी बैलेंस शीट डाउनलोड करके दिखाऊं तो आपको सबसे पहले उसने क्या दिखा होगा? एसेट, और एसेट में नॉन करंट, और उसने नॉन करंट में नाम क्या यूज किया होगा? PPE। अब उसमें जितने भी पूरे पाकिस्तान में उसके ऑफिस के नॉन करंट एसेट है ना, उन सब की फाइनल वैल्यू प्लस करके आंसर दिखा दिया होगा, और उसकी एक कैलकुलेशन उसने आगे शो कर दी होगी कि ये मेरे एसेट्स है, इनकी ये वैल्यूज है, फाइनल वैल्यू जो आपको बैलेंस शीट पे नजर आ रही है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, मशीन, इस टॉपिक में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। तो क्या कहा जाता है उसको? PPE। इज दैट क्लियर? ओके। अच्छा, अब उसमें कुछ फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन बाय वन। और सबसे पहले कॉस्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कुछ चीजें मैं सब लिखने के बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉस्ट क्या होती है।
जी क्या लिख रहा हूं मैं, ये अमाउंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। अब ये की टर्म्स हैं इस टॉपिक की, जो मैं पहले यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं और फिर वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है सैल्वेज वैल्यू, उसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं और उसको रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। तीन नाम है, तीनों अल्टरनेट वर्ड है, राइट। सैल्वेज, स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू, ये बेसिकली कहलाती है estimated value at the end of asset's life। Next is estimated useful life। अच्छा ये यहाँ पे पहले मैंने लिखा है पीपीई नंबर 1, कॉस्ट नंबर 2, स्क्रैप सैलवेज या रेसिडुअल वैल्यू नंबर 3, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नंबर 4। नाउ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। Cost less scrap value, salvage value या residual value। Now can anyone tell me what is depreciation? क्या होता है depreciation? बेसिकली होता क्या है? हाँ अच्छा 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 भाई, ये कहते हैं कि सर एक चीज खरीदते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और उसमें जो कॉस्ट निकलती है, खर्चा होता है, वो डेप्रिसिएशन है। ये नहीं है असल में। देखिए डेप्रिसिएशन, इसकी एक अपनी डेफिनेशन है और उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं अभी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस के व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट या व्हाट इज डेप्रिसिएशन। जी एनी अदर? जी अच्छा अच्छा, इन्होंने कहा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। असल में ये डिफरेंट चीजें हम कहते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, असल में अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं। कहते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। यानी सिस्टमैटिक एलोकेशन, अभी क्या है सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या है? ये आपने कहा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट या डेप्रिशिएबल कॉस्ट of an asset over its expected useful life। Then finally we have book value, that is cost minus accumulated depreciation।
अच्छा, ये पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी, नो डाउट, क्योंकि आप लोगों ने अभी डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, आप लोगों को चीजें नहीं पता, तो डेफिनेटली ये चीजें भी आपको अनलेस एंड अनटिल मैं डिस्कस नहीं कर दूं आपको क्लियर नहीं होगी। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बी काइंडली स्टॉप राइटिंग कर दें, और मैं पहले समझा दूं फिर आप कॉपी कर लीजिएगा। काइंडली स्टॉप राइटिंग, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे मैंने अराउंड ये 7, अब आप कहेंगे डेफिनेशन या की कॉन्सेप्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिखे। नंबर 1 पीपीई, नंबर 2 कॉस्ट, नंबर 3 सैल्वेज स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू, नंबर 4 एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी, नंबर 5 डेप्रिशिएबल कॉस्ट, नंबर 6 डेप्रिसिएशन एंड नंबर 7 बुक वैल्यू। असल में अब हमने ये देखना है कि अगर एक नॉन करंट एसेट हमने खरीदना है तो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अब मैं यहाँ पे जो ना एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा उस डायग्राम के थ्रू आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक्सप्लेन करूं। यानी अगर ये 7 कॉन्सेप्ट हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, डेप्रिशिएबल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड बुक वैल्यू, तो उस छोटी सी डायग्राम में ये 7 के 7 कॉन्सेप्ट आपको नजर आए। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपीई। अब मैं एज्यूम करता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट खरीदा और ये आपका एसेट है जिसका नाम है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। ये सपोज करें कि एक मशीन है, एक इक्विपमेंट है और ये इसका लेआउट है और ये इसके जो है वो स्विच यहाँ पे मौजूद है, ठीक है भाई। बस ये डायरेक्ट पावर ऑन हो जाता है यहाँ से, ये एक मशीन है, राइट। ये एक एसेट है, एक मशीन है, एक प्लांट है जिसका नाम क्या है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा ये बताएं, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या आपने फ्री में खरीदा या आपने पैसे खर्च किए? अच्छा, जो आपने पैसे खर्च किए उसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या कहते हैं? कॉस्ट। अब ये जो पीपी है ना, इसको क्या कहेंगे? क्या ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट है? भाई ये मशीन है ना, मैंने क्या कहा, ये पीपी बेसिकली आपकी क्या है, मशीन। ये इसका स्विच है, डायरेक्ट यहाँ बटन दबाते ही ऑन हो जाती है और ये यूनिट बनाती है, प्रोडक्शन प्लांट है आपका, ठीक है। इसका नाम हमने रखा है पीपी, वैसे इसका नाम मशीन है लेकिन ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। अच्छा, अब कॉस्ट के बारे में लिखा हुआ है अमाउंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। अमाउंट पेड से मुराद, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब कैसे, फॉर एग्जांपल आपने ये मशीन जो है ना इंपोर्ट की है, ठीक है, दुबई से, तो अब मैं इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट, ये पॉइंट नंबर 1 तो यहाँ पे आ गया पीपी। पॉइंट नंबर 2 क्या था, कॉस्ट। कॉस्ट के लिए सपोज करें इसकी जो प्राइस थी, परचेज प्राइस, वो इसकी हमारे पास आ रही थी, सपोज कर लेते हैं कि एक काम करती है, स्पेस थोड़ा कम है, कि डायग्राम नेक्स्ट पेज पे बना दूं मैं, ताकि वहाँ ये आप लोगों को सब चीजें नजर भी आएंगी और वहां समझाने में मुझे आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, एक टाइमलाइन भी सामने रखूंगा, सारी चीजें आपको वन बाय वन। देखिए ये मैंने एक टाइमलाइन, ठीक है, ये टाइमलाइन से मुराद इस एसेट की एक लाइफ है, ठीक है। आज आपने एसिड खरीदा, आज Jan 1, 2016, एक मिसाल देता हूं, आपने कहा ये एसिड की लाइफ एस्टिमेटेड है 5 साल। कितनी इसकी एस्टिमेटेड लाइफ है? 5 साल। 2016, 2017, 2018, 2019 और लास्ट ईयर 2020। ये मैंने टाइमलाइन बना दी 5 साल की, ठीक है। और ये जो हमारे पास 5 ईयर है, 5 साल, 2016, 2017,
2018, 2019, 2020, ये आपका साल का पहला दिन। हैप्पी न्यू ईयर Jan 1। ये Jan 1 कौन से ईयर का है? 2016। सपोज करें एबीसी कंपनी परचेज अ नॉन करंट एसेट, परचेज अ मशीन, परचेज अ प्लांट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, सपोज कर लेते हैं 2 मिलियन, 20 लाख रुपए। अब ये तो इसकी परचेज प्राइस है। पहले मैं चले यहाँ पे एक समझाने के लिए, प्लीज साइलेंट, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज बी साइलेंट, ठीक है। ये एक मशीन आपकी, सपोज यहाँ पे मैंने और ये जो है इसके स्विच है, ठीक है भाई। ये एक मशीन है और इस मशीन को हम क्या नाम देंगे? ये क्या है आपके लिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कौन सी डेट पे आपने परचेज किया है? अच्छा, अब इसकी जब आपने परचेजिंग की है तो आपको इसकी क्या पता होनी चाहिए? कॉस्ट। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट? कॉस्ट की कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कि भाई ये हमने कितने की खरीदी, परचेज प्राइस क्या थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करें परचेज या जो भी आपकी लिस्ट प्राइस कहते हैं उसको इनवाइस प्राइस भी कहते हैं, या जो भी आपकी प्राइस है लिस्ट प्राइस सपोज करें, ठीक है। लिस्ट प्राइस है आपके पास इसकी 2 मिलियन। 2 मिलियन समझते? 20 लाख रुपए। 2 मिलियन में 6 जीरो आते, 20 लाख रुपए। हम बात कर रहे हैं रुपीस में, ठीक है। अच्छा, सपोज करें ये आपने दुबई से इंपोर्ट कर दी है और 20 लाख रुपए की लिस्ट प्राइस आ रही थी। आपने कैटलॉग प्राइस चेक की। आज के दौर में बड़ी आसानी है, आप नेट पे जाएं, आपको वहां से कैटलॉग मिल जाती है, आपको प्राइस पता चल जाती है। आप कंपनी की वेबसाइट पे गए, उसकी प्रोडक्ट आपने चेक की, वहां पे लिस्ट प्राइस कितनी आ रही है इस प्रोडक्ट की? 2 मिलियन। अब ये 2 मिलियन जो है ना, ये है लिस्ट प्राइस। अब जब आपने उनसे कॉल पे बात की, सपोज करें कि वो उन्होंने कहा कि अभी हमारे यहाँ एक्सपो चल रहा है, जो भी है, हम आपको एक प्रोमो दे रहे हैं और इस पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 10%। 10% क्या मिल रहा है? तो इसका मतलब है अब हमें 2 मिलियन देने या 2 मिलियन का 10% वेव हो जाएगा। वो कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट मिला? 10%। तो 2 मिलियन का 10% होता है 200,000। एम आई राइट? यानी 2 मिलियन का 10% होता है 2 लाख रुपए। अब ये जो 2 लाख रुपए है ना, ये हम क्या करेंगे इसमें से माइनस। अच्छा, अब एक बात सुन ले, शायद ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ नॉन कॉमर्स के लिए। अकाउंटिंग में माइनस का साइन नहीं लगाते, बल्कि अकाउंटिंग में माइनस किससे रिफ्लेक्ट होता है? ब्रैकेट से। अकाउंटिंग में जो चीज भी ब्रैकेट में लिखी जाएगी इसका मतलब है वो क्या हो रही है? माइनस। अब मुझे बताएं, अगर ये 2 मिलियन की आपने लिस्ट प्राइस थी और उन्होंने आपको 10% वेव किया हुआ है, डिस्काउंट दिया है, तो वो आपको जो इनवाइस बना के देंगे ना, बिल, क्या वो 20 लाख रुपए का देंगे? कितने का देंगे? 18 लाख। इसको कहते हैं इनवाइस प्राइस। क्या कहते हैं? इनवाइस। यानी जो बिल आपको मिलेगा, बिल आपको कितने का मिलेगा? 1.8 मिलियन, मतलब 18 लाख रुपए। अब ये 18 लाख रुपए इसकी कॉस्ट नहीं है सिर्फ, ये तो अभी दुबई में आपने 18 लाख रुपए देने। अब ये बताओ दुबई से यहाँ फ्री में आएगी? आपको कौन सी कॉस्ट देनी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसी शिप के थ्रू आएगी, किसी एयर सर्विस के थ्रू आएगी, तो आपने उसको कौन सी कॉस्ट पे करनी है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या वो भी इसकी कॉस्ट में शामिल होगी? बिल्कुल। अच्छा, सपोज करें आपने ट्रांसपोर्टेशन के 100,000 पे की। हाउ मच? 100,000। उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि आपने इंश्योरेंस करवाई थी रास्ते की, उसको कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। क्या कहते हैं? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रास्ते की इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई हादसा नहीं हो जाए, टू बी ऑन सेफ साइड पे जाने के लिए आपने इंश्योरेंस करवाई थी। इंश्योरेंस वालों को आपने दिए 50,000 रुपए, ये भी आपकी कॉस्ट है। फिर आपकी मशीन इंपोर्ट पोर्ट पे पहुंचेगी तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। जो गाड़ियां आती है बाहर से, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं लगती है भाई? वो भी उसकी कॉस्ट में शामिल होती है, या आप बोलते ठीक है आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी? देनी पड़ती है ना। तो इंपोर्ट ड्यूटी आपने पे की। सपोज कर लेते हैं आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे की है
150,000 की। अच्छा, अब उसके अलावा सपोज करें कि गवर्नमेंट ने कहा है आपको एक टैक्स भी देना है इसके ऊपर, इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा एक टैक्स होता है नॉन रिफंडेबल और एक होता है रिफंडेबल। एक टैक्स क्या होता है? नॉन रिफंडेबल, और एक क्या होता है? रिफंडेबल। टैक्स वो होता है वंस आप पे कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, बाद में आपको रिफंड हो जाएगा। तो जो टैक्स बाद में रिफंड हो जाएगा ना, वो एसेट की कॉस्ट में शामिल। ये इसलिए बता रहा हूं, एग्जाम में जब सवाल आता है कॉस्ट आपको सम टाइम कैलकुलेट करना पड़ती है, और वो आपको रेलिवेंट डेटा भी देगा और इनरेलिवेंट डेटा भी देगा। यू हैव टू इग्नोर इनरेलिवेंट डेटा। सिर्फ कौन सा डेटा हम लेंगे जो हमारे लिए रेलिवेंट होगा। अगेन आई रिपीट, अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स से, नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है? वापस नहीं आएगा। जो पैसा वापस नहीं आएगा वो आपके लिए कॉस्ट है या नहीं? लेकिन जो रिफंडेबल है, आप नियम बन के सोचो, जो पैसा वापस आ जाएगा तो क्या वो आपके लिए कॉस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता ना भाई। वंस आपने पे करना है वापस मिल जाएगा, वो आपकी कॉस्ट नहीं है, वो आपका एक्सपेंस नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दूं, लास्ट फ्राइडे या लास्ट सैटरडे हम लोग पिकनिक पे गए, ठीक है। वहां पे मैंने तो वो वहां पे क्या कहते हैं लॉकर्स मिल रहे थे, लेकिन मुझे तो इशू नहीं था। मैंने एक स्टूडेंट को जो भी मेरे पास सामान था रखवा दिया, वापसी में उससे ले लिया। तो लॉकर्स का शायद सीन ये था कि अगर उसकी की आपने घुमा दी तो आपको 500 देना है। और समटाइम ये भी होता है, मैंने सुना था, इस दफा शायद नहीं था वहां पे, कि इनिशियली आपने 500 का डिपॉजिट रखना है और शाम को जब आप जाते हुए की वापस करोगे तो आपको 500 रुपए वापस वो रिफंडेबल होता है। तो जो रिफंडेबल है क्या वो आपकी कॉस्ट है, वो आपका एक्सपेंस है। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल है तो फिर वो आपका, अगर आपने की घुमा दी, ऐसा हुआ भी था 2-3 स्टूडेंट, एक ने तो मुझे कंफर्म बताया कि सर वो चाबी मुझसे खो गई, उन्होंने मुझसे 500 रुपए लिए। तो मैंने उसको ये भी कहा कैलकुलेशन करके कि तुम्हें ये पिकनिक 1900 रुपए की पड़ गई। हकीकत में टू बी वेरी ऑनेस्ट कह रहा हूँ, मैंने जुमला कहा था उसको, 1400 आईसीएमए को दिए, 500 रुपए वहां दिए, मुझे चाबी घुमाई उसने, तो कितने की बिक्री? अब इसका मतलब उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो देखिए अल्टीमेटली वो टैक्स सवाल में लिखा होगा, रिफंडेबल भी सवाल लिखा हुआ होता है और नॉन रिफंडेबल। तो जब आप किसी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाओगे, जब किसी नॉन करंट एसेट की कॉस्ट कैलकुलेट करने जाओगे, तो क्या रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल दोनों टैक्स ऐड कर लोगे? सिर्फ कौन सा टैक्स लोगे? हाँ, जो रिफंडेबल अगर सवाल में होगा उसको क्या कर दोगे? इग्नोर। अब सपोज करें एक नॉन रिफंडेबल टैक्स भी आपने पे किया है जो कि आपको वापस नहीं मिलेगा। नॉन रिफंडेबल टैक्स आपने पे किया है 80,000 का, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा जब आपकी मशीन यहाँ पहुंची, सब कुछ हो गया, वहां से आपने 20 लाख की मशीन थी, 2 लाख का डिस्काउंट मिला, वहां आपने कितने पैसे दिए? 18 लाख। फिर आपने ट्रांसपोर्टर को कितने दिए? 1 लाख। रास्ते की इंश्योरेंस करवाई थी उसके, आपने पोर्ट पे जाके इंपोर्ट ड्यूटी दी 1.5 लाख। फिर गवर्नमेंट ने कहा नॉन रिफंडेबल टैक्स भी आपने खान साहब ने लगा दिया देना है, वो कितना दिया आपने? 80,000। अब सपोज करें ये मशीन बाहर से आई है और इसमें कुछ मसला है, इसको यहाँ इंस्टॉलेशन करवानी है, तो क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस भी आपने पे करने पड़ेंगे? बाहर मोबाइल आते हैं ना, बाहर से वो लॉक होते हैं, उसको अनलॉक करवाना पड़ता है, उसके भी पैसे जाते हैं, वो पीटीए का भी चक्कर होता है, ठीक है ना। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस, सपोज करें आपने 70,000 के इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो ये 70,000 भी आपकी कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा और भी कॉस्ट हो सकती है, मैं एक चीज और लिख रहा हूं यहाँ पे, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट। अब ये साइट प्रिपरेशन कॉस्ट क्या है? आपने जहां पे फाउंडेशन बनवाई है, जिस फाउंडेशन पे ये मशीन, ये जो इसकी फाउंडेशन बनी हुई है ना, कौन सी वाली? दिस वन, ये फाउंडेशन है, ये नजर आ रही है आपको? ये फाउंडेशन जिसपे ये मशीन में, इस फाउंडेशन पे भी आपने टाइल वाइल लगवाया, अच्छी सी फाउंडेशन, तो इस पे भी आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिए, राइट। तो ये जो साइट प्रिपरेशन कॉस्ट है ये भी एसेट की कॉस्ट में शामिल होगी। अब इन सब को प्लस करें तो इन सब को जो प्लस करने के बाद अमाउंट आएगी 23 लाख। 23 लाख का मतलब होता है 23 लाख रुपए, यानी इस मशीन की कॉस्ट आपको कितनी पड़ गई? अब यहाँ पे देखिए, मैंने आपको अभी एक बात बोली थी कि मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उस डायग्राम में ये 7 के 7 पॉइंट आपको नजर आए। सबसे पहला पॉइंट क्या था?
टीपीई। तो क्या आपको ये एक टेंजिबल नॉन करंट एसेट नजर आ रहा है? ये टीपीई है इसका नाम, और ये टेंजिबल नॉन करंट एसेट है। और ये मशीन आपने कितने की खरीदी है? 23 लाख रुपए इज व्हाट कॉस्ट। अब आप शायद थोड़ा सा परेशान हो कि सर कॉस्ट की डेफिनेशन में दो बातें आपने लिखी है। पहली बात लिखी थी अमाउंट पेड, ये तो समझ आ रहा है, अमाउंट पेड जो हमने पे की है 23 लाख रुपए पे किए, और करके आपने लिखा था फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। ये पूरा एक जुमला है, ये जो है ना यहां तक, फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। असल में अगर मैं ये फिलहाल जुमला हटा दूं ना कि फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन, इसको अगर मैं माइनस कर दूं तो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या बन जाती? अमाउंट पेड टू एक्वायर एन एसेट, अमाउंट पेड टू एक्वायर एन एसेट। और उसके अंदर ये भी आता है कि जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस हो, ये जो मैंने ऐड किए ना सारे, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, साइट प्रिपरेशन चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्स एक्सेट्रा, ये सारी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। ये सब मैंने पे किया है अमाउंट पेड टू एक्वायर एन एसेट। फिर आप बोलेंगे सर ये बीच में जुमला क्या था कि फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। असल में ये तो मैंने आपको काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल दी। हर एसेट इतने टिपिकल प्रोसेस से गुजर के नहीं आता। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये लैपटॉप मेरा एक यहाँ पे रखा हुआ है, शायद आपको नजर आ रहा हो, ठीक है ना, ये वाला लैपटॉप है, ठीक है। ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था, ये मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल हो गए होंगे मेरे, ठीक है। तो मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं ये लैपटॉप लेने गया था ना मार्केट में, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था और वो बहुत ही मतलब लो लेवल का नहीं, तो बिल्कुल हल्का सा लैपटॉप जिसकी स्पीड भी कम होती है, जिसपे ज्यादा आप सॉफ्टवेयर और कुछ भी नहीं चला सकते, और बिल्कुल हल्का सा था। बहरहाल मैं सदर मार्केट में गया और मैंने उसी दुकानदार को आई थिंक वो लैपटॉप दे के ये लैपटॉप ले लिया था। वो लैपटॉप उसने 3,000 रुपए का लिया था, इसके उसने मुझसे 7,000 रुपए लिए थे। तो क्या मैं लोगों को ये कहता हूँ ये मैंने 7,000 का लिया? नहीं, 10,000 का। आज तक मैं यही बताता हूँ ये मैंने 10,000 का लिया। हालांकि मैंने 10,000 रुपए तो नहीं दिए, मैंने कितने पैसे दिए थे? लेकिन अमाउंट पेड 7,000 एंड फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। वो जो मैंने अदर कंसिडरेशन दिए ना, उसकी फेयर वैल्यू भी मेरी कॉस्ट में शामिल होती है। फेयर वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू। और मैंने चेक कर लिया था उस लैपटॉप की मार्केट वैल्यू कितनी थी? 3,000 रुपए थी। शायद मैंने 2-4 दुकानदार को पहले दिखाया था और हर बंदा कितनी वैल्यू उसकी फाइनल लगा रहा था? 3,000 रुपए। इसका मतलब मैंने कहा यार इसके पास मेरी मतलब की चीज मिल रही है तो क्यों ना मैं इसी से सौदा कर लूं। इसको मैं 3,000 में ये देके और 7,000 रुपए ऊपर देके, यानी ये लैपटॉप मुझे कितने का पड़ गया? तो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर एन एसेट। भाई अक्सर आप लोग करते हैं, आप लोग मोबाइल मार्केट जाते हैं, आपके पास पुराना मोबाइल है, आपने वहां जाके कहा कि ठीक है ये बेचना है, उसने कहा ठीक है नया कौन सा खरीदना है, आपने बोला फलाना मोबाइल चाहिए, उसने कहा आपका मोबाइल 5,000 का बिकेगा, मतलब मैं 5,000 का खरीदूंगा और जो आपको खरीदना है वो मोबाइल है 30,000 का। तो क्या आप उसको 30,000 रुपए देकर आओगे? 25,000 रुपए देकर आओगे? क्या लोगों को ये बताओगे ये 25,000 का खरीदा है? तो 30,000 का, तो क्या खुदा ना खास्ता आप झूठ बोल रहे हैं? नहीं, असल में जो आपने अदर एसेट दिया है ना, हाजा मौजूद इन दी कॉस्ट ऑफ एसेट, वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट है। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट ऑफ क्लियर हो गया। अमाउंट पेड, क्योंकि सवाल ऐसे भी आते हैं पेपर में। एक सवाल मैं आपको करवाऊंगा, वो उसमें लिखा हुआ है कि एक बंदे को जो है ना जमीन खरीदनी थी। अब जमीन क्या है? लैंड, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। और वो किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का सवाल है, उस पर लिखा हुआ है फराज ट्रांसपोर्ट कंपनी, पास पेपर का कोई सवाल है। तो उसमें जो है ना उसने कहा कि वो फराज भाई के पास पुराने ट्रक मौजूद है। ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले के पास ट्रक बहुत सारे होते, ठीक है। वो पुराने ट्रक मार्केट में तकरीबन 1,47,000 के बिक रहे थे, फेयर मार्केट वैल्यू थी। जमींदार से जमीन जो लेनी थी ना, उसने बोला ये ट्रक भी मुझे दे दो सारे और मुझे 51,000 का कैश भी दे दो। तो इसका मतलब है उस जमीन की वैल्यू क्या है? 2,00,000। हाँ, 147,000 प्लस 51,000, 198,000 ये उसकी कॉस्ट है। तो अमाउंट पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन। फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन का मतलब जो आपने अदर कंसिडरेशन दी है अदर देन कैश दिया है,
उसकी फेयर वैल्यू प्लस अमाउंट जो पे की है उसको मिला लो तो एसेट की क्या कैलकुलेट हो जाती है। लेकिन हर केस ऐसा नहीं होता, मैंने फिर कहा है केस टू केस, सिचुएशन टू सिचुएशन चीजें क्या करती, वेरी करती। अब ये लैपटॉप मैंने लिया था, ये मैंने अभी रिसेंटली लिया कुछ टाइम पहले, लेकिन ये लैपटॉप जब खरीदा तो मैंने उसी मार्केट से लिया जहां से ये लिया था, लेकिन इस लैपटॉप को मैंने डायरेक्टली ऑन कैश परचेज किया है। इस पे मैंने कोई ये वाला लैपटॉप देके एक्सचेंज नहीं करवाया, बल्कि उसको मैंने अपने साथ एक्स्ट्रा लगती हुई मैंने एक और परचेज कर लिया। तो बात ये है कि आप जब ये चीजें खरीदते, और ये मैं डायरेक्ट कहता 22,000 का मुझे मिला था, क्या ही किया, लैपटॉप लेकर आ गया, उसमें कोई अदर कॉस्ट नहीं लगी, तो वो 22,000 मेरे लिए क्या है, इस एसेट की कॉस्ट है। इज दैट क्लियर? अब तीसरा जो पॉइंट है वो है सैल्वेज, स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू। तीन वर्ड है, इन तीनों का मतलब सेम है। इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये एसेट कितने साल चलेगा मेरे पास, मतलब मैं ये एज्यूम, ये मैंने कब खरीदा, 2016 में ना, जब मैं 2016 के जैन 1 पे मौजूद हूं। हैप्पी न्यू ईयर जैन 1 2016। अब मुझे एस्टिमेट करना है। एक बात याद रखना, अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें एस्टिमेशन पे होती है, एक्चुअल नहीं होती। दुनिया में बहुत सारी चीजें एस्टिमेशन पे चल रही है। अब जैसे आज माह रबीउल अव्वल की पहली तारीख है, कल चांद नजर आ गया। चांद जब नजर आने का चांस होता है, कल 29 सफर थी, तो महकमा मासूमियात वाले अपनी प्रिडिक्शन कर रहे होते, एस्टिमेशन दे रहे होते कि चांद नजर आ जाएगा, नहीं नजर आएगा। अभी लास्ट टाइम जब ईद उल फितर का चांद, बहुत लेट नाइट अनाउंसमेंट हुई, ज्यादातर शायद जो प्रिडिक्शन थी, एस्टिमेशन तो यही था कि चांद नजर, और हम थोड़ा सा कंपेयर भी कर रहे होते कि सऊदी अरब में आज चांद नजर नहीं आया था, तो आज हमारा मतलब कल वहां पे चांद नजर नहीं आया था, तो आज हमारे यहाँ भी चांद नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम नॉर्मली देखा यह गया कि ज्यादातर एक दिन का फर्क चल रहा होता है। इनफैक्ट मैं कल की आपको मिसाल दूं, कल मैं आपकी क्लास लेट की थी, मैंने बीच में मेरे पास गैप था, मैं क्लास में भी आया था, अनाउंसमेंट की थी कि मैं 12:30 बजे क्लास लूंगा, तो मैं नीचे बैठा हुआ था, स्टाफ के साथ वैसे ही डिस्कशन हो रहा था, क्योंकि अब स्टाफ नीचे शिफ्ट हो गया है, पता होगा आपको। तो मैं वही डिस्कशन हो रहा था कि यार आज 29 सफर है, तो पता नहीं चांद होगा या नहीं होगा। तो मैंने कहा एक मिनट में जरा चेक करता हूँ। मैंने वो यूट्यूब पे जाके मक्का चैनल लगाया, लाइव आ रहा होता है, मदीना चैनल लगाया, तो वहां डेट आ रही थी 1 रबीउल अव्वल, कल। इसका मतलब है वहां कल पहली हो गई थी। तो मैंने कहा यार अब मुझे लग रहा है कि हमारे अभी आज चांद, अब वो एस्टिमेशन है ना, लेकिन बाद दफा 2 दिन का फर्क भी चला है, ऐसा भी होता है। लेकिन एस्टिमेशन, इंसान बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा होता है, एस्टिमेट कर रहा होता है। तो भाई अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म अता किया है, तो इंसान अल्लाह ताला के इल्म जो अल्लाह ताला ने अता किया है उसको सामने रखते हुए फ्यूचर की बहुत सारी चीजें क्या कर रहा होता है, एस्टिमेट। आप लोग पेपर देके आते ना, तो आप लोग एस्टिमेट कर रहे होते, मेरा पेपर ऐसा हुआ, मेरे इतने नंबर आ जाएंगे, सोचते ना आप लोग, अपने रिजल्ट को पहले से एस्टिमेट करते हो। ठीक है, आईसीएमए के तो भी आपने अटेम्प्ट दी नहीं है, थोड़ी सी अटेम्प्ट देंगे तो आपको इंशाल्लाह यहाँ का भी अंदाजा हो जाएगा। तो पेपर के बाद आपको एस्टिमेशन होता है कि आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अब मैंने एस्टिमेट किया है कि यार ये एसेट कितने साल चल सकता है, यानी हम ये सोच रहे हैं, तो हम 2016 में बैठे हुए और हम ये सोच रहे हैं 2020 यानी 2020 में दुनिया चेंज हो जाएगी, तो ये मशीन जो है 5 साल तक हम रखेंगे, उसके बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, तो आपको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन ये बताओ क्या 5 साल के बाद भी ये एसेट मार्केट में बिकेगा या नहीं बिकेगा? देखिए कचरा भी बिकता है, याद रखिए। अभी मैंने कहा ना, मेरे पास वो लैपटॉप था जो बिल्कुल ही लो वैल्यू का था और बिल्कुल भी मतलब बस गुजारे लायक था, बस ऐसे ही था, मैंने वैसे उसको रखा हुआ था, वो भी कितने का बिक गया था मार्केट में, 3,000 का। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये जो एसेट है, इधर देखिएगा, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद ये एसेट दोबारा मैंने यहाँ पे बना दिया, जिसका नाम है पीपीई। तो क्या 5 साल के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आपको ये देके जाएगा या नहीं देके जाएगा? लेकिन एक बात ये है कि आफ्टर 5 ईयर उसकी जो कंडीशन है वो शायद थोड़ी सी, देखिए ऐसे ही इसके बटन वटन हल्के हो जाएंगे, ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे ये देखेंगे, ये थोड़ा सा मैंने इसको, ये देखिए 5 साल के बाद, वो 5 साल कितना फ्रेश है, और 5 साल के बाद उसकी कंडीशन आप देखिए थोड़ी सी, और बटन वटन देखिए, बटन मोबाइल के बिल्कुल हमारे ऐसे हो जाते हैं बाज़ दफा। अब तो वो मोबाइल नॉर्मली टच स्क्रीन आते, पहले जो आते थे मोबाइल
5 साल के बाद उसका जो कीपैड है वो एकदम बात दफा नंबर भी नजर नहीं आ रहा। तो देखिए आफ्टर 5 ईयर, अब जैसे मेरा ये पुराना लैपटॉप है, ये जगह जगह से डैमेज हो चुका है, कुछ इसकी एक आध कीज है वो शायद काम भी नहीं करती कीबोर्ड की। तो बात ये कि देयर इज वेयर एंड टेयर, 5 साल आप इसको यूज कर रहे हैं, वेयर एंड टेयर है, बहुत सारे मामलात है। सपोज करें कि ये इसकी 5 साल के बाद ये कंडीशन हो गई है, ठीक है, अब ज्यादा खराब हो गई है, चले अब सही है, नाउ मच बेटर। लेकिन कचरा भी बिकता है मार्केट में, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यार चले 5 साल के बाद कुछ नहीं, ये मुझे 3 लाख रुपए तो देके जाएगा। भाई 23 लाख रुपए की मशीन है यार, 23 लाख रुपए, 5 साल यूज भी तो किया है ना, ठीक है, 23 लाख रुपए की मशीन थी, 5 साल यूज किया है, तो आपने कहा कि यार ये 3 लाख रुपए आपको एटलीस्ट देके जाएगा, ठीक है ना। देखिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बिल्कुल हकीकत है। अब जैसे मेरा छोटा सा मोबाइल फोन है, ये दिसंबर में या नवंबर में 2 साल हो जाएंगे मुझे, मैंने लिया था 13,000 या 12,000 कुछ का शायद। अभी भी मार्केट जाऊंगा, आई नो कि 3 से 4,000 रुपए मिल जाएंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो बात ये है, इनफैक्ट मैंने चेक भी करवाया था अभी कुछ टाइम पहले, वो शायद 5 या 6,000 रुपए दे रहा था, अब मैंने और कम कर दिए, फर्दर थोड़ा सा यूज कर लिया। तो बात ये है, ये जो 3,000 रुपए है ना, ये कहलाती है इसकी स्क्रैप वैल्यू। कौन सी वैल्यू? स्क्रैप किसको बोलते हैं? कबाड़िए को। स्क्रैप किसको बोलते हैं? कबाड़िए को। इसका दूसरा नाम है रेजिडुअल वैल्यू, बची हुई वैल्यू। याद है कैपिटल की डेफिनेशन में पढ़ाया था, रेजिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ हिस्सा। रेजिडुअल का मतलब रिमेनिंग, तो रेजिडुअल वैल्यू। और इसका तीसरा नाम होता है कौन सी वैल्यू? सैल्वेज वैल्यू। मतलब ये इसकी 3 लाख रुपए एस्टिमेटेड है, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं यार 23 लाख रुपए का एसेट किया है, 5 साल इसको डेफिनेटली प्रोडक्शन करेंगे, बहुत यूज होगा, दिन रात मशीन चलेगी, और 5 साल के बाद टेक्नोलॉजी भी चेंज हो जाएगी। भाई एक नया मोबाइल आता है ना, और उसके बाद जब अपडेटेड वर्जन आता है तो उसकी ब्रांड न्यू मोबाइल की कॉस्ट भी नीचे आ जाती है, और हम तो इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। तो मेरे भाई बात ये 5 साल के बाद इसकी सैलरी वैल्यू हम एस्टिमेट कर रहे हैं कितनी होगी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगेन पहला पॉइंट था पीपीई, तो क्या आपको पीपी बिफोर आफ्टर नजर आ रहा है? दूसरा पॉइंट था कॉस्ट, क्या कॉस्ट की कैलकुलेशन क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या था? सैल्वेज, स्क्रैप या रेसिडुअल वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब जरा इधर आ जाए, पॉइंट नंबर 4, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। वो तो मैंने आपको खुद ही बता दी कितनी है। ये यहाँ पे हमने जो इसकी ये है हाजा एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी, यूजफुल लाइफ, हम कितना एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये कितने टाइम तक यूजफुल रहेगी मशीन हमारे साथ? 5 साल। 1 2 3 4 5 16 17 18 19 20, राइट? युवा दुआ दरे सिलोर पिंजो, 5 साल की लाइफ है। 5 साल तक ये एसेट आपके साथ इंशाअल्लाह कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा रहेगा, ठीक है। अच्छा बात ये है, ये जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है ये भी सवाल में दी जाती है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेटेड। देखें हम एक्चुअल नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड। सैलरी भी क्या बोलते हैं? एस्टिमेटेड। उसके बाद ये 5वां जो वर्ड है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। असल में पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हम एसेट को यूज करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। अभी मैंने कहा मैं टू बी वेरी, मैं हकीकत बताऊं, मैं जो एग्जांपल आपको देता हूं ना क्लास में, मैं वो बिल्कुल रियल बता रहा होता हूँ, जो वाकई मेरे साथ चीजें हुई हैं। जो मैंने आपको मिसाल अभी दी, ये मोबाइल फोन की मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले, थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, मेरे ख्याल 5-6 महीने शायद हो गए होंगे, ये शायद इससे भी मोर और लेस कुछ टाइम हुआ है। मैं गया था वंस मार्केट में और मैंने दिखाया भी था, अराउंड 5 या 6 हजार रुपए उसने कहे थे। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने उसके बाद 6-7 महीने और यूज कर लिया। अब मैं जाऊंगा तो और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी फर्दर इस एसेट पे क्या रिकॉर्ड हो चुका होगा? डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट या डेप्रिशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल जिंदगी, यूजफुल लाइफ। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Systematic allocation of depreciable amount of an asset over its expected useful life. आप एक एसेट खरीद के लाते,
वो एसेट आपको फायदा देता है मेरे भाई। 5 साल तक आप उससे प्रोडक्शन करते हैं और वो प्रोडक्शन आप यूनिट बनाते हैं 10 रुपए का, मार्केट में बेचते हैं 20 रुपए का, हर यूनिट पे 10 रुपए कमा रहे हैं, तो वो मशीन आपको फायदा दे रही है। एसेट की डेफिनेशन ही है जो रिसोर्स हो आपके कंट्रोल में और आपको फ्यूचर में वो क्या दे, बेनिफिट। तो अब असल में एक बात आपको यहाँ समझाना ये चाहता हूं कि जो एसेट भी होते हैं ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सपेंस में। ये मोबाइल 2 साल पहले लिया मैंने, उस वक्त मेरा ये एसेट था, अभी भी एसेट, लेकिन ये कन्वर्ट किस में होता जा रहा है। एक वक्त आएगा, मुझे पता है, कल मैं ये सोच रहा था रात को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेटा हो चुका है। एक तो क्लास का इतना सारा, सिर्फ आपकी नहीं, पता नहीं कितने सारे सेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चल रहे होते हैं, उनका सारा डेटा, आपके सारे ग्रुप्स, तो थोड़ा सा अब ये बहुत स्लो हो गया है। तो अब मुझे पता है एक वक्त आएगा इसको शायद मैं घर पे 2-3 ऐसे मोबाइल रखे हुए जो खत्म हो जाते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं। तो बात ये है कि एक वक्त आएगा इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इन शॉर्ट आपका एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम किस पे कन्वर्ट होता है, एक्सपेंस। आपने आईसीएमए को पैसे दिए, तभी तो यहाँ बैठे हुए, मैं बार बार कहता हूँ ये प्रीपेड है, ये आपके लिए अभी एसेट है, 6 महीने बाद किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सपेंस। आपके मोबाइल पे इजी लोड करवाते हो, प्रीपेड एसेट, उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है, कॉल करो ना करो उस दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। आपके घर पे फर्नीचर होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद वो खत्म हो जाता है, नया फर्नीचर लेकर आते हो, किस में कन्वर्ट कर देते हो, एक्सपेंस पे। अब ये लैपटॉप था, ये ऑलमोस्ट बस चल रहा है स्क्रैप वैल्यू पे, लेकिन ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन बात ये है कि एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्सपेंस। एक पे नोट कीजिएगा आप लोग। अच्छा, तो बात ये हो रही थी एसेट जो है ना आपके, जो, प्लीज साइलेंट, ये जो आपकी डेप्रिसिएशन है ना, नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, असल में सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। आप एक एसिड खरीद के लाते हो, वो एसिड आपका इनिशियली एसिड है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, एक्सपेंस में। और उस एक्सपेंस को अगर वो टेंजिबल नॉन करंट एसिड है तो अकाउंटिंग की शरीयत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का नाम देती है। क्या नाम देती है। अब यहां पे मैंने एक डेफिनेशन मिस करके अगली डेफिनेशन पे गया था। कौन सी डेफिनेशन मिस की थी फिलहाल, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। नाउ व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट, कॉस्ट लेस सैल्वेज वैल्यू। देखिए आप अगेन थोड़ा सा ना मेमन बना करें, ये देखिए आज आप सोच रहे हैं कि आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, इधर देखिए प्लीज, ये आपने एसिड कितने का खरीदा है, हाँ, अब एस्टिमेशन कि कितने साल इसको चलाना है, और ये भी एस्टिमेटेड है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। 5 साल के बाद कितना पैसा वापस जेब में आ जाएगा, तो इसका मतलब है एक्चुअल खर्चा क्या 23 लाख रुपए हुआ। मेमन भाई कितना खर्चा हुआ, 20 लाख ना भाई, 3 लाख तो सर वापसी आ जाएंगे ना, जो पैसा वापस आएगा सर वो थोड़ी एक्सपेंस है, 3 लाख का तो बिक जाएगा इंशाल्लाह। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितने का होगा, 23 लाख या 20 लाख, 20 लाख। डेप्रिशिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट जो किसके तौर पे रिकॉर्ड की जाएगी, डेप्रिसिएशन के तौर पे। नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन, बाय नेचर दिस इज योर एक्सपेंस। अब यहां पे डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगेन आई रिपीट, सबसे पहले देखिए व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट। मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी करके देता हूं कि मैं अगर बात करूं कि डेप्रिशिएबल कॉस्ट मेरी एग्जांपल के अंदर, क्योंकि मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको वन बाय वन क्लियर हो जाए। सबसे पहले हमने कहा कि
पीपी क्या है, ये आपके सामने दोनों कंडीशन बिफोर और आफ्टर। उसके बाद कॉस्ट पूरी कैलकुलेशन सिखा दी। उसके बाद सैल्वेज वैल्यू, वो वैल्यू जो उसकी एंड ऑफ यूजफुल लाइफ एस्टिमेट हम कर रहे हैं। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ इस कंडीशन में कितनी है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। अच्छा, मैंने वहां पे एक बात लिखी थी, नंबर ऑफ ईयर भी हो सकती है, नंबर ऑफ, बाद सवाल में आएगा कि ये मशीन 50,000 यूनिट बना सकती है बस, तो उसकी लाइफ इन ईयर्स नहीं होगी, लाइफ इन, अब वो आप 1 साल में बना लो या 10 साल में बनाओ, ठीक है। आवर्स भी होते हैं, वो सब एक्टिविटी बेस्ड कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला जो पॉइंट था वो था आपके पास एस्टिमेटेड लाइफ बता दी। डेप्रिशिएबल कॉस्ट, कॉस्ट लेस स्क्रैप वैल्यू, क्या फार्मूला है? कॉस्ट लेस। अब मुझे बताएं आपकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट 23 लाख। हम एस्टिमेट कर रहे हैं कितने का बिक जाएगा 5 साल के बाद? तो ये 3 लाख रुपए जेब में वापस आ जाएंगे। तो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ? यानी एक्चुअल कॉस्ट हो गई 20 लाख। दिस इज डीसी। व्हाट इज डीसी? डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अब ये 20 लाख रुपए का खर्चा क्या 1 साल में खर्चा दिखा दूं सारा? ये एसेट का फायदा 1 साल है या 5 साल है? तो इस खर्चे को कितने साल पे डिवाइड करूंगा? और हर साल इसको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा। कम टू द डेफिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स एक्सपेक्टेड यूजफुल जिंदगी, यूजफुल लाइफ। अच्छा, अब यहां देखिए, मैं आपको आसानी के लिए इसके नंबरिंग कर रहा हूं। ये मेरे 7 में से पॉइंट नंबर 1 था। क्या था पॉइंट नंबर 1? पीपी। पॉइंट नंबर 2 क्या था? पॉइंट नंबर 3 क्या था? ये रहा सैल्वेज वैल्यू। पॉइंट नंबर 4 क्या था? पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा था? नाउ पॉइंट नंबर 6 डेप्रिसिएशन। अब इधर देखिएगा, पॉइंट नंबर 6 डेप्रिसिएशन। और अभी मैंने 2-3 दफा कहा है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। ये लिखा है डेप एक्स, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? एक्सपेंस। अब एक सवाल ये आएगा कि सर हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? तो देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। 4-5 तरीके आप लोगों को 5 पढ़ाए जाते हैं, यहाँ मैं 4-5 डिस्कस करूंगा तरीके जो पेपर में आते भी है। सबसे पहला तरीका होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, सिराते मुस्तकीम मेथड। सबसे पहला मेथड होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 1 बाय 1 सारे पढ़ाऊंगा, आज एक पढ़ाऊंगा, कल दूसरा। तो ये हम सारे मेथड सवाल में आपको बता देंगे कि कौन से मेथड से आपने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। उसका एक फार्मूला होता है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये कंपनी यूज करती है सिराते मुस्तकीम मेथड, यानी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। वन ऑफ देम कौन सा मेथड होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस by using straight line method? The question is that how to calculate depreciation expense by using straight line method? The way is very simple. Depreciation expense is equal to cost minus salvage value divided by useful life. Cost minus salvage value divided by useful life या डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। स्पेस कम है, बस मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। दिस इज द वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर विच मेथड? या दिस इज द वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अंडर सिराते मुस्तकीम मेथड। और ये वाला मेथड बहुत ज्यादा कॉमनली एग्जामिनर आपसे एग्जामिन करता है। इसको मैंने एक बॉक्स में पैक कर दिया। तो ये एक फार्मूला है, ये किस चीज को कैलकुलेट करने का फार्मूला है? अब आ जाए आपकी मशीन पे, और ये होता है पर ईयर। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है पर ईयर, 1 साल का। पर एनम भी कहते हैं, पर ईयर भी कहते हैं, 1 साल का। अब देखिए, मैं अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करूं यहां पे, कैन यू टेल मी कॉस्ट हाउ मच इज दैट? वेरी गुड, 23 lakh, 2.3 million. Can anyone tell me salvage value? 300,000. Can you tell me estimated useful life? 5 साल की इसकी estimated useful life।
तो डिवाइडेड बाय 5। तो क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरा पर ईयर कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो पर ईयर आ रहा है वो 4 लाख रुपए आ रहा है। हाउ? कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल जिंदगी। इज दैट क्लियर? एक साल में, अब आप देखिए यहां जरा कॉन्सेप्ट चेक कीजिएगा। नेक्स्ट, पहले साल जब मैं एसिड को इस्तेमाल कर लूंगा, हमने एसिड कब परचेज किया था? Jan 1, 2016। अब आपने एसिड को इस्तेमाल करना शुरू किया, साल आपका आगे बढ़ना शुरू हुआ, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और देखते ही देखते अक्टूबर, नवंबर। आज सपोज दिसंबर की 31 तारीख है और 2016 है। आज का सूरज ग्रुप होने वाला है, यानी आपका साल इख्तिताम पर है, राइट? अब आप मुझे बताएं, आपने एक साल एसिड को इस्तेमाल कर लिया। एक साल पहले एसिड यहाँ पे कितने का था आपके पास? 23 लाख रुपए का। कितने का था? ये बताएं, क्या एक साल के बाद भी आप ये कहते हैं कि आपका एसिड आज भी 23 लाख रुपए का जिंदा है? 23 लाख का तो नहीं है ना। अब आपने इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। आपने कहना है कि इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो हमने जो मेथड इस वक्त सिलेक्ट किया उसका क्या नाम है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड पे हमने जो कैलकुलेशन की, तो पहले साल कितना डेप्रिसिएशन आया? अब इधर देखिए, ये 4 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? इस्तेमाल किया है ना, माइनस ब्रैकेट। अब मुझे बताए 23 लाख माइनस 4 लाख, क्या आंसर आएगा? आज मेरे एसिड की वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज नॉन एज बुक वैल्यू, बीवी, बुक वैल्यू। व्हाट इज दिस? बुक वैल्यू। ये है पॉइंट नंबर 7। मैंने वहां जो बातें लिखी थी ना, पॉइंट नंबर 7 क्या था? बुक वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट बुक वैल्यू? कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब जमाशुदा। अब आप देखिए, ये तो एक साल हुआ है। अब अगले साल फिर, क्योंकि सिराते मुस्तकीम मेथड हमने सिलेक्ट किया है, वरना हर साल डेप्रिसिएशन सेम नहीं होता, डेप्रिसिएशन का आंसर चेंज भी होगा। लेकिन अभी हमने कौन सा मेथड सिलेक्ट किया है? स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन स्ट्रेट रहता है, सिराते मुस्तकीम, यानी हर साल सेम रहेगा। हर साल कितना कैलकुलेट होगा? 4 लाख। अब 23 लाख रुपए पहले साल के पहले दिन, पहले साल के एंड पे 23 लाख माइनस 4 लाख, कितने की बच गई? 19 लाख रुपए इस बार बुक वैल्यू। ये पॉइंट नंबर 7 था, 6 मैंने नीचे कैलकुलेट किया है। 19 लाख रुपए इज व्हाट? बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। फिर अगले साल 4 लाख का डेप्रिसिएशन किया, कितना बच गया? 15 लाख रुपए 2 साल के बाद की बुक वैल्यू। अच्छा, उसके बाद फिर आपने कितना तीसरे साल डेप्रिशिएट किया? 4 लाख। अब कितनी बुक वैल्यू बच गई? 11 लाख। फिर आपने मजीद चौथे साल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया? 4 लाख। तो आपकी वैल्यू कितनी बच गई? 7 लाख। फिर आपने लास्ट ईयर फर्दर कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया? 4 लाख। तो आज की क्या वैल्यू आ गई? 3 लाख रुपए इसकी सैलरी वैल्यू, 3 लाख रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू, 3 लाख रुपए इसकी रेसिडुअल वैल्यू। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट टॉपिक। इज दैट क्लियर? एनी ऑब्जेक्शन? तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कोशिश की यहाँ पे 1 बाय 1। ये 7 बातें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हवाले से। और एक बात याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद हो, कि खर्चे जो है ना 2 किस्म के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर उन एक्सपेंडिचर को कहा जाता है जिसके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा होते हैं। अब आप मुझे बताएं, आपने गाड़ी खरीदी, इज दिस योर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? मैंने ये लैपटॉप खरीदा, इज दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू? कैपिटल। तो याद रखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंस जिसके फायदे 1 साल से, तो जैसे जैसे उससे फायदा लेते रहेंगे, उसकी एसेट की कॉस्ट को किसमें कन्वर्ट करते रहेंगे? एक्सपेंस में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सर आप ये बताएं, व्हाट इज दिस? यहाँ पे ये एसेट पड़ा हुआ है, व्हाट इज दिस? इसको आप क्या कहते हैं? चेयर। ये कहते हैं इसको चेयर। क्या सही है? बिल्कुल सही है। अब सुने, आप इसको चाहे तो चेयर बोले, कोई मसला नहीं है। आप चाहे तो इसको एसिड बोले, नो इशू। आप चाहे तो इसको नॉन करंट एसिड बोले, नो इशू।
आप चाहे तो इसको टेंजिबल नॉन करंट एसेट बोले, नो इशू। आप चाहे तो इसको फर्नीचर बोले, नो इशू। आप चाहे तो इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आखिरी और सबसे प्यारा नाम, इसका नाम है PPE, क्योंकि पी से प्यार, पी से प्यारा पाकिस्तान, पी से PPE, तो इसका प्यारा नाम क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। यानी यहाँ जितने भी टेंजिबल नॉन करंट एसेट है उनका एक ही नाम है, और क्या नाम है? PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चन? नॉन कॉमर्स कोई सवाल किसी का? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट समझ आया? हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, what is the concept of depreciation, what is depreciable amount, how to calculate book value, how to calculate cost, what is the concept of scrap value? Is that clear? Yes, sir. Any question? हाँ, लैंड वो वाहिद फिक्स एसेट है जो डेप्रिशिएट नहीं होती, रादर देन वो एप्रिशिएट होती है, उसकी वैल्यू वो सिखाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी देखेंगे। अदर देन लैंड भी एक बात और सुन ले, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है, बिल्डिंग में वेयर एंड टेयर होती है, बिल्डिंग में रिनोवेशन भी करवाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो याद रखें, लैंड अकाउंटिंग की शरीयत में वो वाहिद फिक्स एसेट है जिसपे आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड, अदर देन लैंड जो भी एसेट आएगा वो आपको बताया जाएगा और उस पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि इसमें कुछ एसेट ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू बढ़ भी जाती है, उसको भी, गाड़ियों की वैल्यू भी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और भी बहुत सारे एसेट्स हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारे सिलेबस में आधा मौजूद, उसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो भाई चलें आगे चलें। अटेंडेंस ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कल हम टॉपिक पढ़ रहे थे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को हमने कल डिस्कस भी किया, हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। तो हमने ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बनाया? हमने क्या देखा था? लेजर। लेजर किसको सामने रख के बनाया था? जर्नल को। तो हमने बैक टू बैक अकाउंटिंग साइकिल, बिजनेस, ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, फिर मैंने कल एक बात आपसे कही थी, अगर आपको याद हो, कि ट्रायल बैलेंस का जो सवाल है ना, वो पेपर में MTQs में आता है, मल्टीटास्किंग क्वेश्चन। ये आपको नजर आ रहा है? ये मैंने अभी लाइव कनेक्ट किया है वेबसाइट पे, मॉक सेशन, और ये हम MTQ नंबर जो है 46 पे मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 46 MTQs है, और ये 10 नंबर का सवाल होता है। अब इसमें आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्वायर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑफ मुराद ट्रेडर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड जून 2017। अब ये आपको सारे हेड्स दिए हुए, इधर देखिएगा, पेपर में यही सॉफ्टवेयर होगा, ये सारे हेड्स मौजूद है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जरा पढ़े। प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस, क्या लिखा हुआ है? हाँ, मुराद भाई का आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है। अब आप बोलेंगे सर लेजर तो ही नहीं, तो ये लेजर के सारे उसने आपको क्या दे दिए? बैलेंस। अब आप बोलेंगे सर कल तो आप बड़ी तकरीर कर रहे थे, वो बैलेंस ब्रॉट डाउन, असल बैलेंस होता है, और वो डेबिट में हो तो डेबिट में लिख देना, क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में लिख देना। तो सर ये तो ठीक है, नीचे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना हुआ है, डेबिट क्रेडिट हाजा मौजूद, लेकिन सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डेबिट है और कौन सा? तो मैंने उसके लिए कल एक बात बता दी थी, कौन कौन सी नेचर वाले डेबिट होंगे? एसेट और एक्सपेंस, बाकी सारे क्या होंगे? अब आप देखिए, सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू, क्या ये एसेट होती है? नहीं। क्या ये एक्सपेंस होता है? नहीं। ये रेवेन्यू है, खुद ही लिखा हुआ है, नाम ही काफी है। तो रेवेन्यू की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। 4,35,000। आपने स्क्रॉल किया, आपने यहाँ पे जाके कहा सिलेक्ट, ये सिलेक्ट करना यहाँ खुद लिखा हुआ है, आपने कुछ नहीं लिखना। आपने कौन सा टाइटल सिलेक्ट कर लिया? सेल्स रेवेन्यू। कितनी अमाउंट थी? 4,35,000 मैंने यहाँ पे लिखी। इज दैट क्लियर? अब ये मैंने क्रेडिट पे क्यों लिखी? क्योंकि सेल्स रेवेन्यू थी। उसके बाद ऊपर आ जाए, अगला हेड बताएं क्या है? परचेज की नेचर। एक्सपेंस किस साइड पे जाएगा? 296,100। तो डेबिट पे लिख दूं? ये मैंने कहा एक टाइटल मुझे चाहिए, उसका नाम है परचेज, और 296,100। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। कैरेज इन एक्सपेंस 2,100। क्रेडिट पे लिखूं डेबिट पे? कैरेज इन ये रहा। हाउ मच इज दैट? 2,100।
पेपर में बिल्कुल यही सॉफ्टवेयर है, इसी तरह आपने वहां अटेम्प्ट करना होगा। अच्छा, ड्राइंग कॉन्ट्रा कैपिटल, कैपिटल को कम करता है, ड्राइंग कैपिटल को, कैपिटल कम होता है तो डेबिट, 11,000 रुपए की ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है, मैं अक्सर कहता भी हूं, अगर आपको याद है, डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर डेबिट, राइट। ओके, आगे आ जाए। नेक्स्ट, रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस 5200 जी, डेबिट, रेंट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस कितना था 5200, ठीक है। अच्छा, सपोज करें आपने इतना सॉल्व कर दिया, अभी कंप्लीट सॉल्व नहीं किया, ठीक है ना, मैंने आपको कहा था स्टेपिंग के मार्क्स होते हैं, ये मैं चेक करवाना चाह रहा हूँ आपको, मैं सबमिट करूंगा ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ मार्क्स दे देगा। कितने नंबर दे दिए मुझे इसने? 2.5 आउट ऑफ 10। आगे चलते, रेंट एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस, ये भी एक्सपेंस है, 550, कितना हो जाएगा इंश्योरेंस? 550 डेबिट कर दूं। ओके, क्विक आगे आ जाए जरा। इंश्योरेंस के बाद क्या है? 1236 पोस्टेज एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी आपका एसिड है, स्टेशनरी जो एसिड है ना, हाउ मच? 1236। ओके, नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग कितनी है? 250, 250 की एडवर्टाइजिंग की है, पता नहीं कौन सी कम, 250 नहीं है, 2.5 लाख है बेसिकली, 3 जीरो ऑमिट है, ऊपर लिखा हुआ ₹1000, राइट, 250। उसके बाद आ जाए आगे, एडवर्टाइजिंग के बाद देखिए क्या है, सैलरीज एंड वेजेस 10,500, सैलरीज। अच्छा, ये सारे मैं डेबिट पे क्यों लिखता जा रहा हूँ? सारे अभी तक क्या आ रहे हैं मेरे पास? 10,000 ने 500, ऐसे ही है। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस 400, नाम ही काफी एक्सपेंस है, आजा बैड डेट एक्सपेंस 400। नेक्स्ट, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 400। अच्छा, ये अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का मतलब होता है, डेट कहते हैं कर्जा, किसको बोलते हैं? अब आपने जिसको कर्जा दिया ना, वो डाउटफुल हो गया, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई लेटर। आपके मिलाए हुए सारे पे अपना नंबर, समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, आपको लग रहा है ये पैसा आपका, अब ये पैसा डाउटफुल हो गया, तो एसिड बढ़ रहा है या एसिड कम हो रहा है? वेरी गुड, एसिड कम होगा तो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, जो कर्जा दिया हुआ था ना, वो मशकूक हो गया है, डाउटफुल हो गया है, ठीक है, फातिया पढ़ ले, इसको क्रेडिट कर दे। अकाउंट रिसीवेबल 5.44, हाजा एसिड, अकाउंट रिसीवेबल एसिड है ना भाई, कुल्लू मालूम। ओके, ऊपर आ जाए प्लीज। अकाउंट्स पेबल 3600, अकाउंट्स पेबल पता है ना, अकाउंट्स पेबल कितना था? 3600, 3600। नेक्स्ट, प्लीज साइलेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, नहीं हो गया, कैश एंड बैंक बैलेंस 4,000 रुपए, कैश एंड बैंक बैलेंस, हाजा एसेट 4,000 रुपए। ओके, उसके बाद ऊपर आ जाए, इन्वेंट्री 8520, इन्वेंट्री एसेट 8520 था, 8520, राइट। नेक्स्ट, इक्विपमेंट एट कॉस्ट 1,80,000 रुपए का इक्विपमेंट है। अब मेरी बात सुनो, इक्विपमेंट आपने लिया है, इक्विपमेंट क्या है? करंट एसेट है, नॉन करंट है? इसके ऊपर क्या रिकॉर्ड कर दिया होगा? जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा तो एसेट की वैल्यू तो कम होती है, तो एसेट कम होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। ऊपर देखिए इसका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, इधर देखें कितना है, इसको डेबिट करूंगा या क्रेडिट? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 36,000। आखिरी हेड रह गया मुराद कैपिटल, कैपिटल डेबिट होता है या क्रेडिट? हाउ मच इज दैट? अब आप खुद भी देख ले, जितने भी हेड्स थे हमने सारे हेड्स ले लिए,
तो क्या नीचे कोई स्पेस बच गया? मतलब टोटल करना है, बाकी ये पूरा हो गया कंप्लीट। अब अगर आपने टोटल भी नहीं किया, नंबर आपके 1 नंबर या 2 नंबर काट देगा। कितने नंबर काट रहा है आपके? 9 नंबर दे रहे हैं, क्योंकि आपने टोटल नहीं किया। अब आप टोटल करें, टोटल कर दें। पहले डेबिट साइड क्या कर दें, ये सारे है डेबिट वाले सारे प्लेस करो क्विक जी। समझ आ रही है? ये हम ट्रायल बैलेंस मॉक सेशन का बना रहे हैं, राइट। 1-2 क्लास के बाद डेप्रिसिएशन भी कराऊंगा मॉक सेशन का इंशाल्लाह। जी भाई 5 जी भाई कैलकुलेट नहीं किया? जी भाई हाउ मच इज दैट? ओके भाई 2-3 शहादतें मसूल हो गई है 5,25,000 की, 5,25,000। और ये जरा चेक करो क्रेडिट वाला, चेक किया है? ये तो 3-4 वैल्यूज है, जल्दी से प्लस करो। कुल्लू सेन कितना आ रहा है? 5,25,000। चेक किए? देख लेना पूरी होगा तो सही। चेक इट नाउ। चेक करें, कर लिया बिलाल? हाउ मच? 5,25,000 शाहनवाज। ओके लॉक कर दूं? 10 आउट ऑफ 10। तो देखिए बात ये है कि ये जो पेपर में भी ट्रायल बैलेंस आ जाता है, बड़ा आसान सवाल होता है। नहीं पेपर में नंबर नहीं बताएगा उसमें, ठीक है भाई। ओके स्टूडेंट, विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।